What's up, student? I hope you all are doing very well and I welcome you all on my channel Biology Hub. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं आज के सिनेरियो से, क्योंकि आज हम सबको पता है कि पूरी दुनिया जिस दौर से गुज़र रही है, जो वायरस इन्फेक्शन से गुज़र रही है, इट्स वेरी ट्रैजिक। बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ओवरसीज़ अगर आप अमेरिका का देखें तो और भी बुरा हाल है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम कोरोना वायरसेस पे करने वाले हैं, स्पेशली कोविड-19 पे। उसका हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वायरस फैलता है, किस तरीके से वो आपके ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करता है, क्या लाइन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट, एंड फ्यूचर डायरेक्शन क्या है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो प्लीज़ आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोविड-19 एक्चुअली है क्या, किस तरीके से फैलता है और इसका फर्दर प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरसेस पे, कोरोना वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन शेप्ड है, तभी इसका जो नाम है वो कोरोना वायरस पड़ा है। मोर ओवर जो ये है आपका कोरोना वायरस, ये रिलेटेड है सार्स फैमिली से। तो सार्स कोरोना वायरस जो थे, जो इन्फेक्शन आपकी कुछ टाइम पहले आई थी, उसी का रिलेटेड मेंबर है आपका कोविड-19। इसके अंदर स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं, बट फ़र्क क्या है सार्स कोरोना वायरस और कोविड-19 में। जो कोविड-19 है उसको हम सार्स कोरोना वायरस 2 भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो सार्स जैसी ही है और इसके कई सिम्टम्स भी सार्स जैसे ही हैं। फ़र्क ये है कि सार्स जो था उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था और कोविड-19 में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, ये आपके हार्ड सर्फेसेस, सॉफ्ट सर्फेसेस पे बहुत टाइम के लिए स्टे कर सकता है, जिसकी वजह से आपके इन्फेक्शन के, ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो ये जो है ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सार्स कोरोना वायरस एंड सार्स कोरोना वायरस 2, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। तो जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं रेड एंड ऑरेंज कलर के, ये आपके बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो आपके प्रेजेंट हैं कोविड-19 में, जिनकी हेल्प से आपका कोरोना वायरस जो है आपके ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। नेक्स्ट, अब ये आपकी इन्फेक्शन होते कैसी है। तो कोविड-19 से जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो जब भी कोई बंदा स्नीज़ करेगा या कफ करेगा तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे, वो ड्रॉपलेट्स अगर आपने इनहेल कर लिए या अगर उन ड्रॉपलेट्स कहीं पे गिरे हैं और आपने वहाँ पे टच कर लिया और वही हाथ आपने अपने मुंह पे लगा लिया, तो वो आपके मुंह के ज़रिए अगर वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर जाती हैं तो आपको वायरस इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो इसका बेस्ट यही इलाज है कि आप मास्क पहनिए जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं। आप अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करिए, ताकि अगर आपने किसी ऐसी सरफेस पे टच किया भी है जहाँ पे वायरस हो सकता है तो वो आप अपने मुंह को ना लगाएं, क्योंकि अगर आपके हाथ में वायरस है, आपने हैंड वॉश कर लिए, तो वायरस आपका डेड हो जाता है, क्योंकि आपका वायरस का जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है। एंड जैसे ही आप वॉश करते हैं सोप से हैंड को, तो जो उसकी आउटर कवरिंग है जो प्रोटीन्स और लिपिड की होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और सिर्फ जो रह जाता है वो आरएनए। तो आरएनए अलोन आपका इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है इन्फेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो वायरस जो है आपको इन्फेक्ट नहीं करता है। तो इसी तरीके से आपको रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं, मास्क पहनना है, चीज़ें सैनिटाइज करके घर के अंदर लेकर आनी है। तो अगर आप ये प्रिकॉशन रखेंगे और जब तक गवर्नमेंट आपको लॉकडाउन में रख रही है तब तक आप लॉकडाउन में रह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जा रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट, आप जब मास्क पहनते हैं तो आपको किस तरीके से मास्क पहनना चाहिए और किस तरीके से नहीं। आपको ऐसे मास्क पहनना चाहिए कि आपका नोज़ और माउथ पूरा कवर हो, ऐसे नहीं कि आप साइड से आपके ड्रॉपलेट्स एंटर कर सके। और जब भी आप बाहर पब्लिक प्लेस पे हैं, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो अपना मास्क नीचे करके बात बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप सिर्फ ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि फ़ोन ना लेके जाएं, आप कम से कम सामान कैरी करिए
सो दैट आपको सब कुछ डिसइंफेक्ट ना करना पड़े। सो प्रॉपरली आप मास्क पहनिए पब्लिक प्लेसेस पे। देन अब ये चेन ऑफ रिएक्शन है। अब आप देखिए, अगर एक इंसान इन्फेक्टेड है तो वो आगे, अगर उसने 3 लोगों को इन्फेक्ट किया, वो 3 लोग आगे और 3 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, आगे वो लोग और 3 को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है। और जब ये चेन बन जाएगी तो आपका ट्रांसमिशन रेट बहुत बढ़ जाता है। 1 से 2 को हुआ, 2 से फिर आपका 8 पहुंच जाता है, आपकी एक्सपोनेंशियल रेट पे ट्रांसमिशन होने लग जाता है। तो ब्रेक द चेन कैसे होगा? चेन आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? या तो आप घर पे रह के काम करें, आप पार्टीज़ में नहीं जाएं, आप अपने आप को घर पे रखें, आप लॉकडाउन में रहें। क्योंकि अगर वायरस को होस्ट नहीं मिलेगा तो वायरस ज़्यादा देर तक नहीं सर्वाइव कर सकता। जैसे कि गवर्नमेंट हमारी सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स कर रही है, और अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, तो अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो चांसेस भी कम होंगे कि आपको वायरस इन्फेक्ट करे। तो जब तक वायरस को होस्ट मिलता रहेगा वो अपना ट्रांसमिशन करता रहेगा। लेकिन जब वायरस को होस्ट ही नहीं मिलेगा, एंड वायरस जो है बाहर बिल्कुल ऐसा पार्टिकल है जो लिविंग नहीं है, वो जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करता है वो वैसे ही लिविंग हो जाता है। तो अगर उसको होस्ट नहीं मिलेगा, जितनी भी हार्ड सर्फेसिस है उसमें वो 48-72 आवर में ऑटोमेटिकली मर जाएगा, तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल भी अपने आप को सोशली कट करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, अपने हैंड वॉश रेगुलरली करना होगा, सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। ये तभी पॉसिबल है, और ये सिर्फ 1 या 2 लोगों को नहीं करना पड़ेगा, ये हम सब लोगों को करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि फ्लैटनिंग द कर्व का क्या मतलब होता है। फ्लैटनिंग द कर्व का मतलब है हर देश की एक अपनी हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटी होती है, ठीक है, कि वो कितने लोगों को आपके हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है। जब आपके केसेस बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ने लग जाएंगे तो आपकी हेल्थ फैसिलिटी तो लिमिटेड है, तो आपका क्या होगा? अगर इतने सारे लोग एक साथ बीमार हो जाएंगे तो हेल्थ सिस्टम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में जो लोग ठीक हो भी सकते हैं शायद वो भी ढंग से ठीक ना हो पाए, क्योंकि आपके हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन अगर हम कर्व फ्लैट कर देंगे, कर्व फ्लैट करने का मतलब है अगर हमने डिले कर दिया ट्रांसमिशन, अगर हम लॉकडाउन में रहे, वायरस को होस्ट ना मिला, कि नंबर ऑफ केसेस जो आपके बढ़ रहे हैं लेकिन अगर कम स्पीड से बढ़ेंगे, तो आपके हेल्थ सिस्टम फैसिलिटी को अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा, प्लस आपके वायरस की साइकिल टूटेगी, नंबर ऑफ केसेस आने कम होंगे, एंड धीरे धीरे ये वायरस फिर आपके डे टू डे लाइफ से जाएगा। ये एकदम नहीं जाएगा, लेकिन ये ऐसे कंटिन्यूस एफर्ट करने से ही धीरे धीरे जाएगा। नाउ अब प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये आपकी बॉडी में एंटर करता है। देखिए, आपका जो वायरस का मेन प्रोटीन है वो है एस प्रोटीन, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये स्पाइक प्रोटीन जो है आपके बेसिकली जो ह्यूमन आपके लंग्स में जो सेल्स है, बेसिकली एल्वियोलर सेल्स जो हैं, उनके ऊपर आपका ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन होता है। तो ये एस प्रोटीन वहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है और अपना RNA जो है वो आपका रिलीज़ कर देता है इनटू द सेल, और वो RNA फिर आपका आपकी सेल की मशीनरी यूज़ करके अपने प्रोटीन्स बनाने लग जाता है, न्यू विरियंस बनने लग जाते हैं और वो आपके रिलीज़ होने लग जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपकी बॉडी जो है वो अगर आपके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेगी, तो वो एंटीबॉडी जाके आपके वायरस के साथ बाइंड कर जाएगी, तो वायरस आपके सेल्स को पे बाइंड नहीं कर पाएगा। मतलब अगर एक बार तो उसने सेल में इन्फेक्ट किया, लेकिन आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, तो वो और सेल्स को, जो नए वायरस पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो आपके और सेल्स को बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका इन्फेक्शन रेट है वो कम हो जाएगा। और जिनमें आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तभी कह रहे हैं कि उनमें माइल्ड सिम्टम है, क्योंकि वायरस इन्फेक्ट तो करता है लेकिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बना लेता है उसके लिए, और आपका वायरस जो है वो ज़्यादा सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब वो ज़्यादा सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा तो आपका जो वायरस है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लग जाता है, न्यूट्रलाइज होने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो इवन दो अगर आपके वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर भी गया है, तो आपका मे बी जो इलनेस है वो इतनी ज़्यादा सीवियर ना हो, आपका माइल्ड सिम्टम आके वो जल्दी आप ठीक हो जाओ।
ना प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट जो आजकल जो आपने भी सुना होगा, एक नई थेरेपी जो है अब इंडिया में यूज़ हो रही है। ऑल्दो चाइना में एंड आपके यूएसए में ये पहले से यूज़ हो रही है, लेकिन अब इंडिया ने भी इम्प्लीमेंट करने लग गया है। वो है आपकी प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पर्सन जिसको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो रिकवर हो गया, अब वो रिकवर हो गया इसका मतलब उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा था, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई। तो अब क्या करेंगे, आप उस पर्सन से जो कि ठीक हो चुका है अब उस वायरल इन्फेक्शन से, उससे ब्लड लेंगे। अब ब्लड में से आप प्लाज्मा आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और उस प्लाज्मा को फिर आप इन्फेक्टेड पर्सन में डालेंगे, क्योंकि अब उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं उस वायरस के अगेंस्ट। तो जो ज़्यादा सीवियर पेशेंट है जिनका इम्यून सिस्टम लो है, अब आपने उनकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी, तो वो एंटीबॉडीज़ फिर उस वायरस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से जो आपका पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम लो था, जो नहीं ओवरकम कर पा रहा था इन्फेक्शन को, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। नाउ एक और चीज़ है जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। जो आपका सार्स कोरोना वायरस था उसमें भी आपका एस प्रोटीन ही है जो आपके ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता था और इन्फेक्ट करता था। सिमिलरली जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, इसमें भी आपका एस प्रोटीन ही है जो कि ACE2 के थ्रू आपका बाइंड करता है एंड इट गेन्स एंट्री इनटू द सेल। सो एंड देयर इज़ ऑल्सो अ रिपोर्ट जो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि दोनों ही आपके वायरसेस में जो एस प्रोटीन है उसमें 76% सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये है कि सार्स इन्फेक्शन हमारी पहले से आई हुई है, उसके लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैक्सीन्स जो होंगी वो अंडर ट्रायल होंगी। तो अगर वैसी वैक्सीन्स जो आपके सार्स के अगेंस्ट लोगों ने ट्राई की हैं, जो कि बेसिकली एस प्रोटीन के ऊपर बेस्ड हैं, उन वैक्सीन्स को भी हम रीपर्पसिंग करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो सार्स कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव कम अक्रॉस। मैंने जो पढ़ा उसके बेसिस पे ये एक मेरा सजेशन है, ऑल्दो इस पर कोई अभी फुल प्रूफ स्टडी नहीं है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई थिंक बिकॉज इवन आई एम अ PhD स्कॉलर। सो जो मैंने पढ़ा मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि क्योंकि दोनों में सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, इन्फेक्ट करने का तरीका सेम है, तो हो सकता है कि जो वैक्सीन अगर हमने सार्स के अगेंस्ट जो उस टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स में आई हैं, जिनका आपका ऑलरेडी हमें थोड़ा जिनमें लीड मिली है, हम उनको ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन दे रही हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके कुछ फेज ऑफ ट्रायल्स क्रॉस कर चुकी हैं। तो ऐसी वैक्सीन्स को अगर उसमें लीड मिलती है तो मार्केट में आने में शायद ज़्यादा टाइम ना लगे। सो नाउ व्हाट्स ऑन ट्रायल, जो अभी आपका रिसेंटली जो अभी ट्रायल में है वो क्या आपकी थेरेपी है। देखिए कुछ ऐसी ड्रग्स है, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि कुछ ऐसे HIV में जो जीनोम से भी इसकी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, तो कई ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स, रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हम HIV के पेशेंट्स को देते हैं उनको भी ट्राई किया जा रहा है, जैसे कि लोपनाविर एंड रिटनोविर। तो ऐसी कुछ ड्रग्स जो हैं उनको ट्राई किया जा रहा है। इसके अलावा जो मलेरिया की ड्रग है क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनी, जो कि आपके दीज आर ऑल्सो शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट। ऑल्दो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाइड्रोक्सीक्विनिन दे दी तो इट इज़ बिंग ट्रीटेड, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में बेनिफिशियल ये हो भी रहा है और कईयों में नहीं भी हो रहा है। तो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है ये, लेकिन ये है कि कुछ ना होने से कुछ ही बेहतर है। तो जैसे कि मैं आपको बात बता रही थी, ये वही चीज़ है जो मैंने एक पेपर से कोट की है कि कितना % सिमिलैरिटी है सार्स कोरोना वायरस जो 2 है वर्सेस सार्स कोरोना वायरस जो पहले आए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सार्स कोरोना वायरस के साथ जो सार्स कोरोना वायरस 2 की जो सिमिलैरिटी है वो 76% है और मर्स के साथ बहुत कम है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी सार्स कोरोना वायरस 1 के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स ऑलरेडी ट्रायल थी उनको रीपर्पसिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो सार्स कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट भी काम कर रही हैं दिस वे, क्योंकि वो वैक्सीन ऑलरेडी कुछ फेज ऑफ ट्रायल शायद क्रॉस कर गई होंगी। तो दिस वे आपके सार्स कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट जो है शायद वैक्सीन जल्दी आ जाए मार्केट में। सो आई होप आपको मैंने जो भी बताया वो आपके लिए यूज़फुल होगा, एंड अगर आपको ये पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और प्लीज़ घर पे ही रहिए, लॉकडाउन को प्रॉपरली फॉलो कीजिए।